अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 या 201 का लेक्चर नंबर 34 करेंगे। काफ़ी लंबा लेक्चर है तो वीडियो भी हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो एग्जांपल्स हैं, यानी शुरू में ना आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं पीछे लेक्चर नंबर 33 से रिलेटेड। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, इतने ज़्यादा नोट्स बना रही हूँ मैं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करने का दिल करेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल आई राउंड द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। टू कर्व्स आपको गिवन है बाय यूज़ ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इनको एवेलुएट करना है। अब देखिए, हमने सबसे पहले अपना जो फंक्शन था आई का वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और दो कर्व्स हमें क्योंकि दी हुई हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए, लिमिट्स यहाँ पे हमें नहीं दी हुई। x की जो लिमिट्स पुट करनी है हमने इंटीग्रल के अंदर, वो हमें गिवन नहीं है। y की तो है यहाँ पे, y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि y को हम एज अ फंक्शन ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो y की लिमिट्स कैसे निकलेंगी, एक तो एक्स स्क्वायर निकल आई और यहाँ से अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अंडर रूट एक्स आ जाएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले आपने ये जो वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, वहाँ एक में से वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है ताकि हमारे पास एक्स की लिमिट्स आ जाएं। तो यहाँ पे हम जब देखें वाई की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर, तो इस वाई की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट कर दें। बाहर भी स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4। वो 4 इधर आके माइनस हुआ, दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा था, अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा। फिर इस एक्स को अलग से 0 रख लें, 1 माइनस एक्स क्यूब को अलग से 0 रख लें। तो क्यूब खत्म करने के लिए आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी एक्स की लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 आ गई। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर लें, वरना ये वैसे यूज़ नहीं होने आपके क्वेश्चन के अंदर। यूज़ सिर्फ ये लिमिट्स होनी है एक्स की, और वाई की तो हमने यहाँ से निकालनी ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर यानी सेकंड में से हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाली है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। अब देखें जी, p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p वो होता है जो dx के साथ हो, तो dx के साथ यहाँ पे देखें हमें क्या दिया हुआ था, xy, और dy के साथ हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई। तो आपने p और q की वैल्यूज़ निकाल ली। अब p का पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड q का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो कांस्टेंट है वो बाहर वैसे ही आ जाएगा, अंदर y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो x आंसर आ गया। यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, 2 आंसर आ गया। अब ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम नहीं आए। अगर ये इक्वल होते तो फिर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला ग्रीन्स थ्योरम का, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल होता है माइनस डबल इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाहर डी एक्स डी वाई होता है। तो अब आपने क्या करना है, इधर लिमिट्स पुट कर देनी है डबल इंटीग्रल में, बाहर एक्स ही पुट कर दें क्योंकि वो कांस्टेंट है 0 से 1 जो हमने निकाली थी, और वाई की भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी आई हैं, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स। तो ये आपने अंदर वाई की पुट की। अब इधर अंदर डी वाई आना चाहिए क्योंकि वाई में एक्स की वैल्यूज़ आ रही है ना, तो पहले हम वाई को इवेलुएट करेंगे। तो वाई अंदर आ जाएगा और एक्स बाहर, यानी इसका आप ऑर्डर चेंज कर देना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें जी, हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो x कांस्टेंट है, x माइनस 2 पूरा, क्योंकि इसमें के अंदर y नहीं आ रहा, ये पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अंदर 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन होगी तो वो y आ जाएगी, और उसमें अपर और लोअर लिमिट ये आपने पुट कर देनी है। पहले अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दें। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, x को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 करें तो वो 3/2 आ जाता है। उसके बाद देखें तो x को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा एक्स क्यूब, और फिर 2 को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें, 2 अंडर रूट एक्स, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, बाहर dx। अब 4 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब इन चारों को आपने दोबारा से इंटीग्रेट करना है और फिर x की लिमिट्स पुट करनी है। देखें जी, इन चारों को इंटीग्रेशन करने के लिए x पावर 3/2 में इंटीग्रेशन कैसे होती है, पावर में 1 ऐड होता है ना, तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 5/2 आएगा, और उस 5/2 से आपने डिवाइड भी कर देना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसकी पावर 1 ऐड होगी तो 4/4 आ जाएगा। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो 3/2, उससे डिवाइड भी कर दें।
और जो 2 है उसके साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, बाहर हमने लिमिट्स लगा दी 0 से 1 तक एक्स की। बाहर वाला जो माइनस है वो एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 बन जाएगा और एक्स की पावर 5/2। ये एज इट इज़ यहाँ पे 2/3 है, ऊपर जाके सॉरी यहाँ 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4/3 बन जाएगा और प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3। अब अपर लिमिट आपने पुट की 1, ये एक्स जो 4 टाइम्स आ रहा है इधर आपने 4 दफ़ा अपर लिमिट 1 पुट कर दी, फिर माइनस लगा के लोअर 0 पुट करनी थी, तो सबका आंसर 0 आ रहा था, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। 1 की आप कोई भी पावर ले लें आंसर 1 ही आता है। तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हैं ये बच जाएंगी 2/5 माइनस 1/4 माइनस 4/3 प्लस 2/3। इनका सबका आप एलसीएम लें तो वो 60 आता है, और एलसीएम तो लेना आता है ना सबको, ये आपने एलसीएम लिया। ठीक है, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके बाहर वाला माइनस एज इट इज़, अंदर -31 आया था, तो माइनस माइनस प्लस 31/60। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल केस डिस्कस हुआ है कि अगर ऐसा केस हो जिसके अंदर p जो है वो सिर्फ y के इक्वल हो और q -1 के इक्वल हो। तो देखें, जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और q का जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस एज इट इज़ और x का 1 -1 आ जाएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p ओवर y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ की विद रिस्पेक्ट टू x dx dy, इसका जो डबल इंटीग्रल है वो इक्वल होता है माइनस एक साइड पे लगा दें, या इधर लगा दें या इधर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक साइड पे आना चाहिए। और ये सर्कल का मतलब क्या होता है, क्लोज रीजन, कि क्लोज रीजन पे अगर आप पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लेते हैं, तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना ग्रीन्स थ्योरम का, बस पहले हमने माइनस इस साइड पे पढ़ा था, लेकिन आप इधर भी लगा दें तो नो इशू। अब देखें, ये माइनस जो है ये बाहर फिलहाल आप वैसे ही उतार लें और p की जगह ये वैल्यू पुट कर दें y, तो ये y dx बन जाएगा माइनस, यहाँ पे q की वैल्यू -x है तो इस q की जगह -x पुट किया dy, ये प्लस और q का माइनस वो माइनस हो गया। अब ये वाला माइनस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, x जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस x dy बन जाएगा, और जो y प्लस का था वो माइनस हो जाएगा माइनस y dx। और इस साइड पे भी आप देखें पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने ऊपर निकाले हुए थे, यहाँ पे p का 1 आया था, q का -1, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट कर दें, ये माइनस एज इट इज़, इसकी जगह -1 पुट कर दें, तो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1 2 आ गया, 2 कांस्टेंट था मैंने बाहर लिख दिया, और अंदर डबल इंटीग्रल सिर्फ dx dy का बचेगा, और ये क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ये क्या है एरिया। अब इस साइड पे ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया जो है हमारा क्लोज रीजन का वो इक्वल आ जाता है 1/2 क्लोज्ड इंटरवल c x dy माइनस y dx। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आगे एग्जांपल्स के अंदर। पहले एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमिन द एरिया ऑफ फिगर एनक्लोज्ड बाय y = 3x² एंड y = 6x। ये आपको एक उन्होंने 2 कर्व्स दे दिए और इसका आपने एरिया फाइंड करना है इनके दरमियान का। तो पहले तो हमें x की लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी, तो देखें y लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। 3x² को 6x के इक्वल रखा, 6x यहाँ के माइनस होगा, दोनों में से 3x कॉमन आ रहा था, अंदर x -2 बचेगा। 3x को आप अलग से 0 कर लें, x -2 को अलग से 0 कर लें, यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2, यानी लिमिट्स हमने x की फाइंड करनी 0 से 2 तक। उसके बाद हमें 2 कर्व्स दी हुई हैं, ठीक है, तो पहले हम कर्व 1 फर्स्ट कर्व के लिए, ये देखना हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 कर्व्स दी हुई हैं, y = 3x², y = 6x। तो आपने क्या करना है, पहले C1 के लिए कर्व फर्स्ट कर्व को सॉल्व करना है, y = 3x²। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dy और 3x² का डेरिवेटिव 2 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6x dx आ जाएगा। अब हमने ऊपर एरिया का भी फॉर्मूला जो निकाला था वो क्या था, 1/2 x dy माइनस y dx, और साथ में x की लिमिट्स आती हैं, तो x की लिमिट्स तो 0 से 2 हमने निकाली हैं, वो पुट कर दें। x dy की वैल्यू आपने निकाली है 6x dx, तो dy की जगह 6x dx, यानी ये पूरा जो है ना आपने x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि लिमिट्स हम सिर्फ x की लगा रहे हैं ना, तो इसके अंदर y नहीं होना चाहिए। तो dy और y की वैल्यू पुट करनी है दोनों जगह पे। dy की जगह ये जो आपने निकाली थी वो पुट कर दी, और माइनस इस y की जगह जो हमें गिवन है कर्व वो हमने पुट कर दिया। अब देखें dx दोनों में कॉमन आ रहा था, तो मैं पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आ जाएगा माइनस 3x² dx। अब आप यहाँ से देखें तो dx कॉमन निकाल लें और अंदर बचेगा 6x² माइनस 3x², तो 6 - 3 करें तो वो 3x² बचता है, और बाहर 1/2 और लिमिट्स dx सेम चलता आ रहा है। 3 कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल लें 3/2, और अंदर बचा x²।
ठीक है। एक्स स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगी, और ये जो लिमिट 0 से 2 तक है वो आपने साइड पे लगा दी। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बाय 2 बच गया आपके पास, ठीक है। तो वो 2 आपने बाहर ही रखा है। एक्स क्यूब पे आपने लिमिट्स पुट कर देनी है, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और 0 का क्यूब तो ख़त्म हो जाएगा 0 बन के। तो आंसर हमारा फर्स्ट कर्व का जो आ गया वो 4। अब हमने सेकेंड कर्व के लिए सॉल्व करना है। सेकेंड कर्व हमें यहाँ पे दी हुई थी y इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो ये हमने C2 y इज इक्वल टू 6x लिखा, और डेरिवेटिव जब आप लेंगे y का dy तो वो 6 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, और 6 dx आ गया हमारे पास। वैसे तो dy बाई dx होता है ना, तो dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब हमने फॉर्मूला लिखा जो भी हमने ऊपर देखा था एरिया का, और इस dy और y की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। लिमिट्स तो x की सेम रहेंगी, वही 0 से 2 तक। अब y की जगह आपने 6 dx पुट कर देना है, और इस y की जगह 6x पुट कर देना है। तो 6x dx माइनस 6x dx बनेगा, dx आप कॉमन ले लें, 6x माइनस 6x, तो ये तो 0 हो गया। जब 0 की इंटीग्रेशन करें तो वो भी 0 ही होती है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। अब जब आपने एरिया बताना है तो वो इन दोनों के दरमियान है ना, टोटल एरिया I जो है वो इक्वल होगा I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है जी 4, और I2 की वैल्यू निकाली है 0, तो 4 प्लस 0 फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू 2x क्यूब, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें y हमें दिया हुआ है एक 2x क्यूब, दूसरा हमें y दिया हुआ है x क्यूब प्लस 1, और तीसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस दी हुई है ना, तो हमने यानी 3 यहाँ पे इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, I1 I2 I3, और एंड पे आपने उन तीनों को ऐड कर देना आपस में। पहले तो हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, x की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो एक तो हमें उन्होंने दी हुई है 0, ठीक है। दूसरी हम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों को इक्वल रख के। देखें अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स y इक्वल हैं तो राइट वाली भी इक्वल होंगी। 2x क्यूब इक्वल होगा x क्यूब प्लस 1 के, ये दोनों इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे। ये फिलहाल एक को आप अगर लेके जाएं तो वो भी ठीक है। एक्स क्यूब इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 1x क्यूब बचेगा, और इसका जब क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो x की लिमिट्स हमारे पास आ गई 0 से 1 तक। अब आपने कर्व 1 के लिए पहले सॉल्व करना है फॉर C1, y इज इक्वल टू 2x क्यूब। C1 लिखा हमने, अब इसका डेरिवेटिव ले लें, y का dy आ जाएगा, और 3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x, 6x स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। अब आपने I1 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिखा आपने 1/2 इंटीग्रल x dy प्लस y dx। dy और y की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। dy जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर dx आ जाएगा, माइनस y की जगह आ जाएगा 2x क्यूब। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, और dx क्यूब सेम दोनों में आ रहा है तो वो हमने कॉमन लेके लिख दिया, और 6 माइनस 2 करेंगे तो वो 4x क्यूब आ जाएगा। 4x क्यूब, x क्यूब का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो x 4/4 बनता है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और बाहर 1/2 और x पार 4, और लिमिट्स हमने लगा दी अपर और लोअर 0 और 1। अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, तो आंसर हमारा I1 का जो आता है 1/2। इसी तरह से अब I2 के लिए आपने निकालना है, तो वो कर्व 2 होगी x क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब प्लस 1 का, तो dy इज इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और 1 का तो 0 हो जाता है, तो 3x स्क्वायर dx। अब आपने लिमिट्स जब लगाई हैं 1/2 x dy माइनस y dx, dy की जगह आपने ये पुट कर दिया 3x स्क्वायर dx, ये बाहर वाला x एज इट इज, ठीक है। अब माइनस y की जगह आपने पुट कर देना x क्यूब प्लस 1 और बाहर dx। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 1, यानी इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए हैं। अच्छा जी, ये जो लिमिट्स हैं ऊपर तो हमने 0 से 1 तक लगाई थी ना, यहाँ 1 से 0 तक क्यों हो गई हैं, क्योंकि अगर इसका ग्राफ जो उन्होंने दिया हुआ है ना उसमें आप देखें तो पहले हम अपवर्ड जा रहे थे, फिर हम रिवर्स आ रहे हैं। जब हम रिवर्स आ रहे हैं ना तो हमने लिमिट्स का वो साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। ये एरो इस तरफ है और वो इस तरफ है, तो पहले अगर 0 से 1 थी तो अब 1 से 0 आपने रिवर्स कर देना उनका ऑर्डर, 1 से 0 हमने लगा दी। और अब आप जब 3x क्यूब माइनस x क्यूब करते हैं तो वो 2x क्यूब माइनस 1 बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, 2 एज इट इज़, x क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x 4/4, और माइनस 1 की इंटीग्रेशन x हो जाती है, बाहर लिमिट्स 1 से 0 तक। अब यहाँ पे 2 और 4 की कटिंग होती है तो नीचे 2 बचता है, ऊपर x 4 है तो x 4 की जगह 1/4 कर देंगे अपर लिमिट, और इस x की जगह भी अपर लिमिट 1 आ जाएगी, और माइनस लगा के 0 पहले पुट करना था, सॉरी अपर लिमिट 0 है तो 0 पुट किया तो वो तो सारी 0 हो गई, फिर माइनस लगा के हमने लोअर लिमिट पुट की है 1, ठीक है। अब ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज़ अंदर ही आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2, इनका आप एलसीएम ले लें अगर,
तो वो यहाँ पे आ जाता है जी -1/2, ठीक है। और बाहर वाला माइनस भी है तो वो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1/4 I2 की वैल्यू आ गई। अब कर्व 3 C3 के लिए आपने सॉल्व करना है, तो C3 हमें x = 0 दी हुई थी, यानी उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो जो फॉर्मूला होता है x dy - y dx, इस x की जगह 0 पुट करेंगे, dx की जगह 0 पुट करेंगे तो सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो I1 + I2 + I3 जो है वो कैसे आएगा, 1/2 + 1/4, दोनों की वैल्यूज़ जो आई थी वो पुट की, I3 की वैल्यू 0 आई है वो भी पुट कर दें, LCM लेके आपने इसका आंसर दे देना। थोड़ा सा अब यहाँ पे उन्होंने ना सारा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है इसके बारे में, इंटीग्रल्स के बारे में, वो रिवाइज कर दिया है। तो इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप पहले वैसे पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास जी, साइन ऑफ इंटीग्रल इज रिवर्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल इज रिवर्स। जब हम इंटीग्रल की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस dx = 0। जब पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है हमें x की फॉर्म इक्वेशन दी हुई है, जैसे x = 2 या x = 3, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो p dx वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि dx 0 है, ठीक है। तो p dx + q dy फॉर्मूला होता है ना, तो p dx तो 0 हो जाता है, तो सिर्फ q dy आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर पाथ जो है x एक्सिस के पैरेलल हो तो y का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो y वाली टर्म यानी q खत्म हो जाएगी, सिर्फ p रह जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए इंटीग्रेशन, और डिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आपने जो है वो पाथ की डिपेंडेंस भी देखी थी कि पाथ पे कैसे डिपेंड करता है लाइन इंटीग्रल। 6 में देखें, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल जो होता है वो पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड करता है, यानी पाथ अगर चेंज होगा तो इंटीग्रल का जो आंसर है वो भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद सातवीं चीज़ हमने क्या पढ़ी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़े, वो भी आपको याद होने चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, अगर p dx + q dy अगर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो जो p का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y और q का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि आप जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल फाइंड करते हैं ना तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दूसरे वैसे जो इंटीग्रल होते हैं वो डिपेंड करते हैं, लेकिन जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप विद रिस्पेक्ट टू y लें या विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों का आंसर सेम ही आता है। और यहाँ पे अगर हम सर्कल लगा दें, सर्कल का मतलब है कि क्लोज रीजन पे, क्लोज रीजन पे जब आप ये इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। क्लोज रीजन का मतलब है कि ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो क्लोज्ड होती हैं। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन 3 वेरिएबल्स, ऊपर हमने ये 2 वेरिएबल्स के अंदर पढ़े ना, p और q। अगर 3 के अंदर आ जाए p q r, तो फिर क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये तब होगा अगर p का आप विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं और p का विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं और q का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर p और r का ले लें, p का विद रिस्पेक्ट टू w और r का विद रिस्पेक्ट टू x, वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आप q और r ले लें, ठीक है, q का विद रिस्पेक्ट टू w और r का विद रिस्पेक्ट टू y, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल होने चाहिए। ये पहले भी मैंने लेक्चर में काफ़ी डिटेल से वैसे किया हुआ एक्सप्लेन। और इसमें भी सेम पॉइंट्स होते हैं कि ये जो इनका इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, और अगर आप क्लोज रीजन पे इनका इंटीग्रल ले तो वो 0 आता है। उसके बाद हमने ग्रीन थ्योरम पढ़ा, ग्रीन थ्योरम की भी सेम उन्होंने फार्मूलाज लिख दिए हैं और बता दिया कि क्लोज्ड कर्व अगर आपके पास हो तो ये एरिया का हमने फार्मूला अभी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें 9 पॉइंट्स हमने इस पिछले 4-5 लेक्चर्स के अंदर रिवाइज जो पढ़े हैं उनको हमने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ये टॉपिक आप वैसे पढ़ चुके हैं पहले। ग्रेडियंट जो आपने अगर याद हो कि डेल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, डेल उसी को लेके ना आगे हमने 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो सबसे पहले है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। डेल ऑपरेटर इज गिवन बाय, डेल को हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल की शेप का होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के, और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, ये डेल और साथ में फाई, और इसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इसके आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं डेल और फाई है ना, तो डेल का तो ऊपर हमने वैल्यू लिखी है, तो डेल की जगह वो आ जाएगा और फाई की जगह तो फाई रहेगा। तो फाई अब इन तीनों के साथ बारी बारी अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, एंड फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें। तो इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं ना तो ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई आ जाता है।
अब इसी को देखते हुए आगे हमने दो मजीद टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, डिव DIV इसको हम लिखते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k, यानी जिसमें i j k वाली तीन टर्म्स हों, तो जब आप उसका डिव लेते हैं यानी आप उसकी डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, तो डाइवर्जेंस का जो ऑपरेटर है ना उसका सिंबल होता है ये जो ग्रेडियंट ऊपर डेल ऑपरेटर था, डेल के साथ डॉट लगा देते हैं। डॉट लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस है। अगर सिंपल डेल लगा हुआ होगा तो फिर ग्रेडियंट है, ठीक है। सिंपल डेल हो तो ग्रेडियंट होता है, डेल के साथ डॉट लगा हुआ हो तो वो डाइवर्जेंस होती है। अब हमने ए की अगर डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो हम डिव आई लिख के, तो ये आपने डिव का सिंबल लगाया डेल डॉट और साथ में ए, तो अब डेल का फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था ये वाला, ये वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब डॉट और ये जो ए है ये जो आपको यहाँ पे गिवन है वो आपने लिख देना है। डॉट प्रोडक्ट जब भी आप लेते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ एंड के वाले को के वाले के साथ। तो यहाँ से जो आई वाला है वो पार्शियल डेरिवेटिव ओवर एक्स है ना, तो यहाँ पे ए आई वाला A1 है, तो इनको आपने इकट्ठा कर देना है। A1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 का पार्शियल डेरिवेटिव ओवर वाई, और के वालों को एक साथ करेंगे तो A3 का पार्शियल डेरिवेटिव ओवर जी विद रिस्पेक्ट टू जी, और इन तीनों को आपने इसी तरह से प्लस कर देना है क्योंकि दरमियान में सबके प्लस के साइन थे। और आई जे के जो है वो यहाँ पे नहीं आते क्योंकि आई डॉट आई जब आप करते हैं वो 1 आता है, जे डॉट जे करते हैं तो 1 आता है, के डॉट के करते हैं तो 1 आता है, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं कि जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो स्केलर पे एक्ट करता है और वेक्टर आंसर देता है, लेकिन जो डेव ऑपरेटर होता है वो डॉट वाला वो वेक्टर पे एक्ट करता है और स्केलर देता है। जैसे ऊपर आप देखें ये फाई जो है ये स्केलर होता है, ठीक है, ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या कर देता है वेक्टर फॉर्म में, यानी आई जे के की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो वेक्टर है ना आई जे के, लेकिन आंसर हमारा आई जे के की फॉर्म में नहीं आया, यानी ये स्केलर आया, तो ये वेक्टर पे एक्ट किया इसने लेकिन आंसर स्केलर दिया, जबकि ग्रेडियंट जो है वो स्केलर पे एक्ट करके आंसर वेक्टर देता है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इफ ए इज दिस फाउंड डाइवर्जेंस ऑफ ए, डिव ए आपने फाइंड करना है, जबकि आपको यहाँ पे A1 ये होगा, A2 वो होता है जो जे के साथ हो, और A3 वो होता है जो के साथ हो। तो हमने डिव ए का फॉर्मूला लिखा यानी डेल्टा ए, डेल्टा डॉट ए, तो डेल्टा का हमने डेल का फॉर्मूला लिखा, डॉट ए का फॉर्मूला लिखा, ये जो आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है ए की। अब आई वाले को आई वाले के साथ हमने करना होता है, यानी इसका ये जो एक्स स्क्वायर वाई है या हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, A1 A2 A3 और साथ में ये, और अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपने टाइम बचाना होता है, जितना आप कर सकते हैं पेपर के अंदर शॉर्ट उसको। तो A1 की जगह हम ये लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये जे माइनस एक्स वाई जी, ये A2 है ना, तो A2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस फिर A3 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये A3 है हमारे पास के साथ जो है वाई जी स्क्वायर, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। एक्स के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 2xy आ जाएगा, माइनस यहाँ पे y के अकॉर्डिंग करेंगे, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। y के अकॉर्डिंग करेंगे तो x और z तो वैसे ही आ जाएंगे, y का 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होकर x z आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे z के अकॉर्डिंग जब आपने करना है तो y इंटू जी का 2z होता है, तो 2yz, ये आपने डिव a फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ a इज इक्वल टू दिस डिटरमिन डॉट, डॉट का मतलब क्या है कि डिव ए आपने फाइंड करना है, तो डिव ए का वही फॉर्मूला, पार्शियल डेरिवेटिव इसका A1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका A2 का, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी A3 का। तो ये हमने लिख लिया उसको नोटेशन में। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और ये साथ में y आ गया, माइनस ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस माइनस, ये 2 तो कांस्टेंट था वो तो वैसे ही रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर है, y के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y स्क्वायर का 2y आता है, साथ में x भी है तो वो 2xy आ जाएगा, प्लस इसी तरह से y क्यूब z है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3y स्क्वायर z आ जाएगा, प्लस z के अकॉर्डिंग इसको करना है तो 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, z स्क्वायर का 2z आएगा और 2 3s आर 6y स्क्वायर z। अब ये जो -2 है इसको अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये सारी सेम आ रही हैं, ये भी आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके लिए डेव का आंसर 0 आता है उसे हम सोलिनॉइड वेक्टर कहते हैं, ये आपने याद रखना है MCQs के लिए।
कि डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं ना, यानी डिव ए लेते हैं, तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 आ जाए तो उस वेक्टर को हम सोलिनॉइड वेक्टर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू टॉपिक हमारे पास आ रहा है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डॉट प्रोडक्ट हमने अगर लेनी हो तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और अगर हमने डेल के साथ क्रॉस लगा दें तो वो कर्ल ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। और ये वेक्टर पे एक्ट करता है और आंसर भी वेक्टर ही देता है। जैसे ए आपको गिवन है यहाँ पे A1 A2 A3 की फॉर्म में, तो कर्ल ए अगर आपने फाइंड करना है ना तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, डेल क्रॉस ए। डाइवर्जेंस फाइंड करनी हो तो डेल डॉट ए आता है, कर्ल फाइंड करना हो तो डेल क्रॉस ए आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये डेल का जो फॉर्मूला था शुरू में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट के टॉपिक के नीचे, तो ये हमने वो लिख लिया। फिर ये क्रॉस एज इट इज ए की जगह ये वाली वैल्यू A1 A2 A3 वाली। अब जो डॉट था उसमें तो हमने सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो क्रॉस होता है ना उसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा काम करना होता है। आप इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फर्स्ट रो के अंदर आपने आई जे के लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ आई जे के आ रहा है, तो आई जे के आपने फर्स्ट रो के अंदर लिखा। सेकंड रो के अंदर आपने पहले के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो पहले के कोएफिशिएंट्स हैं। आई का कोएफिशिएंट डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। जे का कोएफिशिएंट डेल्टा ओवर डेल्टा वाई है, फिर के का डेल्टा ओवर डेल्टा जी है। फिर थर्ड रो के अंदर आपने सेकंड जो वेक्टर होता है ना उसके कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, A1 A2 A3, वो आपने लिख दिए। अब इसको ओपन कैसे करना होता है देखिए जी, ये ध्यान से समझिएगा। जब आपने इसको एक्सपैंड करना है ना तो आप देखें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर लें, आई जे के। तो आपने पहले आई लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, आप देखें यहाँ पे आई को ना आपने आई वाला जो कॉलम है और जो आई वाली रो है, ठीक है, आई यहाँ पे था ना, आई वाली रो और आई वाला कॉलम इग्नोर कर देना है, बाकी जो चार बचेंगे ना उनको आपस में सॉल्व करना है। देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो y है उसको A3 के साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा A3 ओवर डेल्टा y, यानी A3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो हमने लिख लिया। दरमियान में हमेशा माइनस लगाते हैं। अब इनको यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ और फिर यूँ, दरमियान में माइनस लगाना है, ये तो हमने कर ली। अब इनको कर दें, A2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो i के साथ हमने लिख लिया। अब फिर बारी आती है j की, तो j के साथ जब आपने करना है ना तो ये j वाली रो ये आपने इग्नोर कर देनी है, और फिर j वाला कॉलम ये आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो पीछे ये चार वैल्यूज़ बचती हैं हमारे पास, इनको अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये x वाला A3 के साथ आ जाएगा, यानी A3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और A1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, दरमियान में माइनस। अब तीसरी बारी आती है k की, i और j को हमने कर लिया। अब k वाला कॉलम और k वाली रो ये आपने इग्नोर कर देनी है। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, x और A2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन A2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस लगा के A1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी आपको, नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके दोबारा से ये सुन लें। और ये इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और जो कर्ल ए है वो क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। एग्जाम्पल करते हैं, इफ a इज इक्वल टू दिस डिटरमिन कर्ल a एट 1 3 -2। आपने इस पॉइंट पे इसके कर्ल की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ल तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद हम ये पॉइंट पुट करेंगे। तो कर्ल फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा है, आई जे के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल क्रॉस ए, तो डेल का आपने तीनों कोएफिशिएंट लिखे, क्रॉस ए के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं, आई वाला वो आई के नीचे आ जाएगा, और जो जे के साथ गिवन है वो जे के नीचे आ जाएगा, जो के के साथ गिवन है वो के के नीचे आ जाएगा, और इसके साथ क्योंकि माइनस साथ वो माइनस साथ ही लिखना है आपने। इसको भी वैसे ही एक्सपैंड करना है हमने जैसे भी पीछे किया है। एक दफ़ा मज़ीद करवा देती हूँ मैं आपको, देखें जी, अगर समझ आ गई है तो आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें वीडियो को, नहीं आई तो दोबारा समझ लें। देखें यहाँ पे पहले आपने आई जे के तीनों से एक्सपैंड करना है ना, पहले आई से, तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम ये इग्नोर कर देना है, ये आई वाला कॉलम हो गया, और यहाँ पे हमारी ये आई वाली रो हो गई। पीछे ये चार वैल्यूज़ बची हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, y को इसके साथ, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमने लिख लिया, दरमियान में माइनस। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, वो लिख लिया। अब j की बारी है, तो j वाली रो और j वाला कॉलम, तो ये j वाला कॉलम है, रो तो ये पूरी हो जाएगी बीच में। अब पीछे चार वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, माइनस लगा के इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा। इसी तरह से k के लिए आपने क्या करना है, ये k वाला जो कॉलम है और k वाली रो
वो इग्नोर कर देनी है, बाकी जो बचेंगे उनको आपने इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो देखें यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर जी तो कांस्टेंट है ना, y का 1 आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जी आ गया, माइनस इसके अंदर कोई z नहीं आ रहा तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस जे इंटू विद रिस्पेक्ट, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा, और वाई जी क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 2xyz। इसी तरह से इसका विद रिस्पेक्ट टू z करना है आपने, तो y4 में तो कोई z नहीं आ रहा, ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर का 2z होगा तो 2x स्क्वायर जी, ये आ गया, प्लस के के साथ देखें यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है आपने, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0, वो 2x माइनस इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो इसके अंदर तो कोई y नहीं आ रहा, ये तो 0 हो गया, y4 का जो है वो 4y क्यूब, पावर साइड पे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है इसके अंदर आपने पॉइंट पुट करना है जो आपको उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था, देखें उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट पे आपने वैल्यू निकालनी है 1 3 माइनस 2 पे, तो ये 1 3 माइनस 2 है। यहाँ पे आपने अब इसके अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ y आ रहा है वहाँ 3 पुट करना है, जहाँ z आ रहा है वहाँ माइनस 2 पुट करना है। तो ये x और z है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है और z की माइनस 2 है, तो इधर x की जगह 1 आ गया, z की जगह माइनस 2 आ गया, माइनस जे यहाँ पे 2 इंटू एक्स बाई जी, तीनों की जगह 1 3 माइनस 2 आपने पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर और जी है तो एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इस जी की जगह आ जाएगा माइनस 2, प्लस के इंटू 2 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह 1 माइनस 4 इंटू वाई, वाई की जगह 3 का क्यूब। इनको जब आप ओपन करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 6 2 जार 12, तो ये 12 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, 12 माइनस 4, प्लस के इंटू 2 1 जार 2 माइनस 3 का क्यूब 27 होता है, 27 4 जार 108, तो ये 2i माइनस 12 माइनस 4 8j, और इनको माइनस करेंगे तो 106 के। ये आपने कर्ल ऑफ ए फाइंड किया एट पॉइंट 13 माइनस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमिन कर्ल f एट पॉइंट 203 गिवन दैट f इज इक्वल टू दिस। आपको यहाँ पे f दिया हुआ है, आपने इसका कर्ल फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्ल का वही सेम फॉर्मूला i j के, ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख दिए, डेल के कोएफिशिएंट्स नीचे f के कोएफिशिएंट्स आएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, i का वाला उसके नीचे लिख देना है, j वाला उसके नीचे और k वाला उसके नीचे। अब यहाँ पे आपने इसको वैसे ही एक्सपैंड करना है, ठीक है। दोबारा तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दफ़ा मैंने पीछे बता दिया, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से आप थोड़ी सी ना वीडियो बैक करके समझ लें उसको दोबारा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं हर क्वेश्चन में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी तो। अब आई वाला रो और कॉलम आपने छोड़ दिया तो ये इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे इसका आपने ये नहीं करना है, जब y इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो x का तो 0 हो जाएगा और 2y का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि करवा ही देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर ऐसा ना हो आपको समझ ना आए। अच्छा देखें, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो x का 0 हो जाएगा, 2 इंटू वाई का 1 हो जाएगा तो वो 2 आ गया, फिर माइनस लगा के अब आपने ये वाला क्रॉस करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू z जब लेंगे तो 2x कांस्टेंट है, z का 1 हो जाएगा, साथ में cos y है तो 2xy आ जाएगा cos y, ठीक है। माइनस अब j की बारी है तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये j वाला कॉलम और ये ऊपर j वाली रो ये छोड़ देनी है, तो ये x वाला इसके साथ आ जाएगा, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू x जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 1 आ गया, माइनस अब ये जो z है उसका इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं ना हम, तो z का 1 आ जाएगा और इसके अंदर e की पावर के अंदर कोई z नहीं था तो ये तो जो है कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा, और z का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e पावर वैसे ही आ गई। अब k की बारी है तो k के लिए आपने ये वाली k का कॉलम और ये k की रो ये आपने इग्नोर कर देने हैं, ठीक है। तो इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 2z cos y, ये आंसर आ गया, माइनस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो z तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर इसके अंदर y आ रहा है तो e पावर एक दफ़ा तो वैसे ही आ जाएगी उसका डेरिवेटिव, फिर इस पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x इंटू वाई का 1 आ जाएगा 2x, ठीक है हो गया।
अब आपने इसके अंदर पॉइंट पुट कर देना जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था हमें। x की वैल्यू 2 है, y की 0 है और 3 जो है वो z की वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 - 2 इंटू एक्स की जगह 2, y की जगह 0। तो cos 0 1 होता है, 1 2 2 4, 2 - 4 - 2 आ गया। इसी तरह से z के अंदर 1 माइनस ई पार 2xy है, तो ई पार 2 इंटू एक्स की जगह 2 और y की जगह 0। तो ऊपर सारी 0 हो गई, ई पार 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो ये 1 माइनस ई पार 0 1 होगा, तो 1 - 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपने z x y की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। जे वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो 0 हो गई है, सिर्फ आई और के की 2 वैल्यूज़ बचेंगी। 2 चाहे तो कॉमन ले लें, वरना ये भी आंसर ठीक है आपका। अब नीचे उन्होंने आपको ना समरी दे दी है। समरी के अंदर क्या है कि उन्होंने बता दिया तीनों के बारे में जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं कि ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है, डिव ऑपरेटर में डेल के साथ डॉट लगा देते हैं, कर्ल में डेल के साथ क्रॉस लगा देते हैं। ग्रेडियंट जो है वो स्केलर पे एक्ट करके हमें वेक्टर आंसर देता है, डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर पे एक्ट करके हमें स्केलर आंसर देता है, और कर्ल जो है वो वेक्टर पे एक्ट करके हमें वेक्टर ही आंसर देता है। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, विद अ स्केलर फंक्शन अगर एक फाई है तो ग्रेडियंट फाई का ये फॉर्मूला होता है, ये हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद विद अ वेक्टर फंक्शन, अगर वेक्टर हो इस तरह का a1 a2 a3 और साथ में i j k आ रहा हो, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये होता है, कर्ल का फॉर्मूला ये होता है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर अब हम देखेंगे कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट अगर हमारे पास दो इकट्ठे आ जाएं, यानी कर्ल और डाइवर्जेंस इकट्ठे आ जाएं, या ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस इकट्ठे आ जाएं, ये ग्रेडियंट और कर्ल इकट्ठे आ जाएं, तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना होता है इनको। तो देखें, पहली एग्जांपल है हमारे पास, ए दिया हुआ है, कहते हैं डाइवर्जेंस भी फाइंड करें और फिर जो डाइवर्जेंस का आंसर आएगा ना उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है आपने। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमें ऊपर अभी भी लिखा था यहाँ पे, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि a1 का पार्शियल डेरिवेटिव, फिर a2 और फिर a3 का। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, a1 a2 a3 की जगह ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी वो हमने पुट कर दी। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, 2xy आ जाएगा। यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, सॉरी z क्यूब कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो z क्यूब आ गया यहाँ पे। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो यहाँ पे z का 1 आ जाएगा और साथ में x क्यूब आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने हैंडआउट्स में क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगाया हुआ है, लेकिन सॉल्व प्लस से किया हुआ है, तो ये मैंने प्लस से सॉल्व कर दिया। अगर माइनस से क्वेश्चन आता है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यानी जहाँ जहाँ z आएगा ना वहाँ आप माइनस लगा देंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने डाइवर्जेंस निकाल ली। डाइवर्जेंस को हम यूँ लिखते हैं ना, डेल डॉट ए। अब इस डेल डॉट ए का आपने ग्रेडियंट लेना है, डाइवर्जेंस ए का ग्रेडियंट लेना है, यानी डेल डॉट ए का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हम सिर्फ डेल से शो करते हैं। तो डेल का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था फाई, हमने ये पढ़ा था ना, अभी भी हमने यहाँ पे लिखा था कि फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फाई के तौर पे हम यहाँ डाइवर्जेंस को यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडियंट के साथ जो हो वो फाई होता है, तो यहाँ ग्रेडियंट के साथ डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को हम एज अ फाई यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फाई की जगह डाइवर्जेंस आ जाएगी ना, तो डाइवर्जेंस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। इस पूरे का डाइवर्जेंस ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना है। तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू हमने तीनों दफ़ा पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसको एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, ये 2y और ये जी क्यूब 0 हो जाएगा और 3x² इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। बाहर आई आ गया प्लस। अब y के हिसाब से करना है, तो इन दोनों में तो y नहीं आ रहा ना, ये तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे y की जगह 1 आएगा तो 2xj आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z जब आपने करना है तो z क्यूब का डेरिवेटिव 3z² आ जाएगा, और इन दोनों में क्योंकि कोई z नहीं आ रहा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया किसका, ग्रेडियंट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आपसे कहा गया है कि फाई आपको गिवन है, आपने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई फाइंड करना है। तो पहले अंदर ग्रेडियंट आ रहा है ना, पहले आप ग्रेडियंट निकालेंगे, जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो उसकी आपने डाइवर्जेंस लेनी है और एंड पे पॉइंट भी पुट करना है, ठीक है। तो पॉइंट की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम ये अंदर वाली चीज़ निकालते हैं, ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला लिखा हमने, जहाँ जहाँ फाई आ रहा था वहाँ आपने तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी, और पार्शियल डेरिवेटिव भी लेके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दी है। देखें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई जी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स नहीं आ रहा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2xz² आ गया।
साथ में आई प्लस। अब इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डिफ्रेंशिएट करना है। वाई की जगह 1 आएगा तो एक्स जी माइनस 2 टू 4 वाई जी, और इसमें क्योंकि वाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 टर्म्स आ गई जे के साथ। इसी तरह से के के साथ आपने क्या करना है, तीनों का दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू जी डिफ्रेंशिएट करना है। जी के हिसाब से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा तो एक्स वाई, यहाँ भी 1 आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर जी आ जाएगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने ले लिए। अब हमने अब हमने क्या करना है, जो ग्रेडियंट का आंसर आया है उसका आपने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई, तो डाइवर्जेंस के लिए हम डॉट लगाते हैं, और ग्रेडियंट फाई हमारा ये होता है डेल्टा फाई। तो डेल फाई का आपने डॉट ले लेना है, किसके साथ, डेल के साथ, ठीक है। तो ये डेल का हमने फॉर्मूला लिखा, इसका आपने क्या करना है, डेल का आपने डॉट ले लेना है इसके साथ। तो यानी ये जो ऊपर आपको दिया हुआ था, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव ओवर एक्स लेना है a1 का। तो a1 यहाँ पे ये हमारे पास वाई जी माइनस 2x जी स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें तो x नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसमें x का 1 आएगा तो माइनस 2z स्क्वायर आ गया, ठीक है। सॉरी, ये माइनस ही मैंने यहाँ पे लगाया, माइनस कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जब आप यहाँ पे चाहते हैं a2 की तरफ, तो a2 में आपने ये वाला नंबर लेना है, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें y नहीं आ रहा, ये 0 हो जाएगा, इस y की जगह 1 आएगा तो माइनस 4z आ गया। इसी तरह से a3 का विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि इनमें z नहीं आ रहा, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आपने पॉइंट पुट कर देना है जो आपको दिया हुआ था, x की जगह 2, y की जगह 4 और z की जगह 1। तो ये z की जगह 1 आ जाएगा, इस z की जगह भी 1 आ जाएगा, इस x की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक दफ़ा हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, जो आंसर आया उसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया ना। तो यहाँ पे यही वो कहना चाह रहे हैं कि फाई का डबल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, क्योंकि ऊपर भी हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ही फाइंड किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी आई प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर जे प्लस वाई स्क्वायर जी के, डिटर्मिन कर्ल f एट द पॉइंट 2 1 1। आपको पॉइंट दे दिया है और कर्ल f आपने फाइंड करनी है। और दोबारा आपसे कह रहे हैं कि डिटर्मिन कर्ल फाइंड करने के बाद आपने एक एक्सप्रेशन निकालना है कर्ल f का इन द यूजुअल वे विच विल बी अ वेक्टर एंड देन कर्ल ऑफ द रिजल्ट। पहले आपने कर्ल f निकालना है, उस रिजल्ट का दोबारा से कर्ल ले लेना है, और फिर आपने ये पॉइंट पुट करना है। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो यहाँ पे मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी बता दिया। कर्ल f आपने पहले फाइंड किया और फिर जो रिजल्ट आया उसका दोबारा से कर्ल ले लेना है, यानी इस कर्ल f का अगेन कर्व लेना है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा हम कर्ल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला हमारे पास देखें कर्ल f इज इक्वल टू, इस तरह से हमने वो फॉर्मूला लिखा, और ये आपको अब पता चल ही गया कि इसको कैसे हम ओपन करते हैं। आई लिखना है, आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ देना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। माइनस j, और j वाला कॉलम और j वाली रो आपने ये छोड़ देनी है, ये क्रॉस होंगे, तो यानी इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ये कर्ल आ गया। अब इस कर्ल का आपने अगेन कर्ल ले लेना है, दोबारा से कर्ल जब हम इसका फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आई जे के वैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा, और अब ये नीचे जो आपने पहले a1 a2 a3 लिखे थे यहाँ पे, उसकी जगह अब इस कर्ल f के आपके कोएफिशिएंट्स आएंगे, यानी ये वाले जो कर्ल f का आंसर आया था ना, वो अब यहाँ पे लिखना है। i वाला इधर आ जाएगा, ये j वाला यहाँ आ जाएगा, और ये k वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसको भी आपने वैसे एक्सपेंड कर लेना है, आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ के ये क्रॉस हमने किया यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना, तो ये y 1 हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस, इसमें तो y नहीं है तो जी स्क्वायर माइनस 0 आ गया। फिर माइनस यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें तो कोई भी z नहीं आ रहा ना, तो ये सारा ही 0 हो गया। अब माइनस j की बारी है, तो j वाली रो और j वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है, ये हम छोड़ देंगे इस तरह से। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x वाले का इसके साथ, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2xz आ जाएगा माइनस। अब इसका आपने इससे करना है, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो 2y इंटू 1 माइनस 2xy इंटू 1, तो 2y माइनस 2xy ये आ गया। इसी तरह से k का भी आपने देख लेना है। करने के बाद अब आपने ब्रैकेट्स खोल देनी है, जो जीरोज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और माइनस खोलने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस खोलने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आपने पॉइंट पुट कर देना है 2 1 1, जहाँ x आ रहा है वहाँ 2
जहाँ y आ रहा है वहाँ 1 और जहाँ z आ रहा है वहाँ भी 1। तो वो पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा आपका। ठीक है जी, लास्ट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है टू इंटरसेक्टिंग जनरल रिजल्ट्स, कि हमने अभी पीछे जो इंटरसेक्टिंग जनरल रिजल्ट्स निकाले हैं उनको हम जनरल फॉर्म में देख लेते हैं जो हमने एग्जांपल्स में देखे हैं। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर कहते हैं कर्ल ग्रेडियंट फाई। आपने अगर ग्रेडियंट फाई लिया और फिर उसका कर्ल लिया तो फिर क्या आंसर आता है। तो देखें जी, कर्ल ग्रेडियंट फाई का तो आपको फॉर्मूला पता है ना, वो आपने क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं इस तरह से नीचे, और कर्ल में ऊपर तो यही आता है हमेशा। यहाँ पे कर्ल की जो थर्ड रो होती है उसके अंदर यहाँ पे जो वेक्टर होता है ना उसके आते हैं A1 A2 A3। यहाँ पे क्योंकि ग्रेडियंट आ रहा है तो ग्रेडियंट में I वाला, J वाला और K वाला कोएफिशिएंट लिख देना है। इसको भी आपने वैसे ही ओपन करना है, रो और कॉलम इग्नोर करके। ये आपने कर लिया इसको इसके साथ, ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, दो पार्शियल डेरिवेटिव आ गया ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाएगा फाई के साथ, ठीक है, और नीचे वाई जी आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। माइनस लगा के अब ये इन दोनों को आपस में करना है, तो ये डेरिवेटिव ऊपर 2 दफ़ा आ रहा है तो ये स्क्वायर फाई आ जाएगा और नीचे जी वाई आ जाएगा। और वाई जी और जी वाई हमने पढ़ा था कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी दोनों ऑपोजिट साइंस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आई तो 0 हो गया। उसके बाद जे की जब बारी आएगी तो जे वाला कॉलम और जे वाली रो आपने छोड़ देनी है, इन दोनों को आपने कर लेना है आपस में सॉल्व। ऊपर तो स्क्वायर फाई आ जाएगा, नीचे एक्स जी आएगा, और इनको करेंगे तो ऊपर स्क्वायर फाई और नीचे जी एक्स आएगा, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जे भी 0 हो गया। इस तरह से जब आप के को करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 0 आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रेडियंट का अगर आप कर लेते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। ये MCQs में पूछी जाती हैं चीज़ें। 3 रिजल्ट हमने यहाँ पे करने हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट हमारे पास निकल आया है कि ग्रेडियंट का अगर आप कर लें, ग्रेडियंट का ये सिंबल होता है ना डेल फाई, इसका अगर आप कर लें यानी इसके साथ डेल क्रॉस लगा दें तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। इसी तरह से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल अगर आप फाइंड करें तो वो भी 0 ही आती है। तो उसकी भी वर्किंग आपने देख लेनी है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, और ये कोई डिफरेंट नहीं है, वही है जो हम काम पहले कर चुके हैं पिछले काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में। तो इसको आपने वर्किंग इसकी देख लेनी है, ठीक है। पहले आपने कर्ल ओपन कर लेना है, जब कर्ल का आंसर आ जाएगा तो उसका आपने डॉट लेना है डाइवर्जेंस के साथ। डॉट का मतलब क्या होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब देखें यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है ना वो भी सारे ऑपोजिट साइंस थे, तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये भी आंसर रिजल्ट आपने याद रखना है, कर्ल लें और कर्ल का अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो वो भी 0 आती है। और अगर ग्रेडियंट की डाइवर्जेंस निकालनी हो तो फिर क्या करते हैं, आपने पहले तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो ग्रेडियंट आपने फॉर्मूला लिखा, अब उसकी डाइवर्जेंस लेनी है। डाइवर्जेंस का मतलब है कि डेल के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, तो डेल का फॉर्मूला लिखा, डॉट लगा के ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा। दोनों सेम ही होते हैं, डेल में सिर्फ यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं होता, इसमें फाई होता है ग्रेडियंट के अंदर, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। अब डॉट में आपने क्या करना है, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स 2 दफ़ा आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ पे जे और जे आपस में होंगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाई भी 2 दफ़ा आ रहा है तो वाई का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से जी का स्क्वायर। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये देखें ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला था ये उस जैसा ही है, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर स्क्वायर्स आ गए हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, इनके ऊपर स्क्वायर्स नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर फाई का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से तीसरा रिजल्ट हमारा निकलता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, ये सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा, डाइवर्जेंस यानी डॉट और ग्रेडियंट फाई। जब आप इन दोनों का सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है जो कि इक्वल होता है डेल स्क्वायर फाई, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो लेक्चर 34 है वो कंप्लीट हो गया है। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें थी, ठीक है, एग्जांपल्स ज़्यादा थी, और ये अच्छी बात है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स की उतना ही आपकी जो फाइनल टर्म है वो उसकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैथ टाइप पे अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। अगर मैथ टाइप पे आपकी स्पीड नहीं है या आप उस पर काम करना अच्छे से नहीं आता तो आप पास तो नहीं हो सकते ना, फिर लॉन्ग शॉर्ट सारे आपने उसी पे टाइप करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अपनी अच्छी करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।